हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आप लोगों के? होप सो आप सब लोग बढ़िया हैं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अपन ने पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया था जीएसटी बेसिक का, उसके 12 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज मैं टॉपिक नंबर 13 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चले बाबू? हाँ सर, चलो। तो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और अपन ने जो 12 टॉपिक पढ़ लिए, आप उनको पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलें सर? हाँ सर, चलो। तो टॉपिक नंबर 13 है और इसका नाम है फुल रेट ऑफ जीएसटी फॉर गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। जीएसटी की रेट क्या है? तो गुड्स पर जीएसटी की रेट है और सर्विस पर भी जीएसटी की रेट है। गुड्स पर जीएसटी की रेट 0 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 12 भी है, 18 भी है, 28 भी है, और कई जगह तो भाई साहब 28% प्लस जीएसटी सेस भी है। सर्विस पर 5 भी है, 12 भी है, 18 भी है, 28 भी है, और कई जगह तो 28% प्लस जीएसटी सेस है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, गुड्स पर भी जीएसटी की रेट है, सर्विस पर भी जीएसटी की रेट है, लेकिन आपको इन रेट्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेट आपको क्वेश्चन में अवेलेबल होगी। जीएसटी की रेट न तो इंटर में याद रखनी है, न फाइनल में याद रखनी है। जीएसटी की रेट न इंटर में करनी है, न फाइनल में करनी है। यानी जीएसटी की रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना से याद रखना कि गुड्स पर ये रेट चलती है 0, 3, 5, 12, 18, 28, और कई जगह चलती है 28% प्लस जीएसटी सेस। और सर्विस में 5 है, 12 है, 18 है, 28, और कई जगह चलती है 28% प्लस जीएसटी सेस। कुल मिलाकर जीएसटी की रेट क्वेश्चन में गिवन होगी। हाँ सर। अब सर इस फुल रेट का क्या मतलब है ये बताइए आप। मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपने करी है इंट्रा स्टेट सप्लाई, और मैंने कल बताया था, पिछली क्लास के अंदर बताया था, अगर सप्लाई सेम स्टेट में हो रही है तो भी इंट्रा है, और सप्लाई सेम यूटी में हो रही है तो भी इंट्रा है। मान लीजिए आपने करी है इंट्रा स्टेट सप्लाई और फुल रेट है 18%, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसके अंदर 9% होगा सीजीएसटी जो मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9% होगा आपका, यहाँ लिख लीजिएगा, 9% होगा आपका एसजीएसटी ऑब्लिक यूटी जीएसटी, और ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को या यूटी गवर्नमेंट को। बाबू क्लियर है? अगर इंट्रा सप्लाई करी है और रेट 18% है तो 9% तो जाएगा, 9% होगा इसका सीजीएसटी जो मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9% होगा आपका एसजीएसटी या यूटी जीएसटी, और वो मिलेगा आपको स्टेट गवर्नमेंट को और यूटी गवर्नमेंट को। यस सर। अगर आपने करी है इंटर स्टेट सप्लाई और मान लीजिए फुल रेट है 28%, तो आईजीएसटी लगेगा पूरी रेट से 28%। और इसमें से क्या होगा, अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी है और फुल रेट 28% है तो आईजीएसटी लगेगा 28%, और पूरा आईजीएसटी यानी पूरा आईजीएसटी 28% पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से सीजीएसटी वाला पोर्शन जो है वो तो रख लेगी, और एसजीएसटी वाला पोर्शन या यूटीजीएसटी वाला पोर्शन यानी 14% है विल बी ट्रांसफर टू डेस्टिनेशन स्टेट या यूटी को दे दिया जाएगा। यानी अगर 28% का आईजीएसटी है तो पूरा 28% पहले मोदी सरकार के पास जाएगा, और मोदी सरकार उसमें से सीजीएसटी वाला हिस्सा तो रख लेगी, और एसजीएसटी वाला हिस्सा या यूटीजीएसटी वाला हिस्सा रेस्पेक्टिव स्टेट या रेस्पेक्टिव यूटी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ये इंट्रा की फुल रेट का एग्जाम्पल है और ये इंटर की फुल रेट का एग्जाम्पल है। नीचे और दिखा दीजिए सर, एग्जाम्पल दे दो। ये लो सर, मान लीजिए जयपुर वाले ने सप्लाई करी कोटा वाले को, तो बताइए इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, और मान लीजिए फुल रेट है 18%, सप्लाई की वैल्यू है 10,000 रुपये, तो बताइए 18% की रेट है तो 9% तो लगेगा सीजीएसटी और 9% लगेगा एसजीएसटी, ऐसे टोटल बिल बनेगा 11,800 का। यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई करिए तो इनवॉइस के अंदर 2 टैक्स नजर आएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और सीजीएसटी का जो पैसा है 900 रुपये वो तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और एसजीएसटी का 900 रुपये जो है वो जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट के पास में। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जीएसटी ओरिजिन बेस नहीं है, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस है, और ये ओरिजिन है और ये क्या है भाई साहब, डेस्टिनेशन है, और कोटा डेस्टिनेशन है, और कोटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंदर। तो बताइए आधा हिस्सा तो मिलेगा, आधा हिस्सा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा हिस्सा मिलेगा डेस्टिनेशन स्टेट गवर्नमेंट को, और इस एग्जांपल के अंदर डेस्टिनेशन स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है? राजस्थान गवर्नमेंट। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यस सर।
तो आपने देखा जब इंट्रा स्टेट सप्लाई का जब इनवॉइस कटेगा तो उस इनवॉइस में दो टैक्स होंगे, एक सीजीएसटी होगा और एक एसजीएसटी होगा। और सीजीएसटी का जो पैसा है वो तो मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एसजीएसटी का जो पैसा है वो मिलेगा डेस्टिनेशन स्टेट या डेस्टिनेशन यूटी गवर्नमेंट को। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल है, राजस्थान का आदमी सप्लाई करा बिहार को, तो ये हो गई इंटर स्टेट सप्लाई, और मान लीजिए फुल रेट 28%, फुल रेट है 28%, सप्लाई की वैल्यू मान लीजिए 10,000 रुपये है, तो आईजीएसटी लगेगा भाई साहब 28%, फुल रेट से लगेगा 2800 रुपये, और बिल बनेगा 12,800 का। तो बताइए पूरा 2800 रुपये, पूरा 2800 रुपये एक बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से सीजीएसटी वाला हिस्सा तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी, और आधा हिस्सा 1400 रुपये विल बी ट्रांसफर टू गवर्नमेंट ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब बिहार गवर्नमेंट को मिल जाएगा। बाबू क्लियर है? यानी कि 28% का जीएसटी है, तो पहले पूरा 28% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा तो उसमें से 14% वाला हिस्सा सीजीएसटी वाला हिस्सा तो रख लेगी, और बाकी 14% का जो हिस्सा है वो डेस्टिनेशन स्टेट या यूटी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इस क्वेश्चन के अंदर ये आपका ओरिजिन है और ये आपका क्या है भाई साहब? डेस्टिनेशन है। यानी 28% में से 14% तो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, और 14% जो है वो बिहार गवर्नमेंट को, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये टॉपिक था जीएसटी रेट का, और ये मैंने क्लियर कर दिया। और याद रखना जीएसटी रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, बस फुल रेट का मतलब समझा दिया। अगर मामला इंट्रा का है तो आधा सीजीएसटी होगा, आधा आईजीएसटी होगा, और अगर मामला इंटर का है तो पूरा आईजीएसटी होगा, और पूरा आईजीएसटी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी वाला हिस्सा रख लेगी, और एसजीएसटी वाला हिस्सा या यूटी जीएसटी वाला हिस्सा डेस्टिनेशन स्टेट या यूटी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब टॉपिक नंबर, ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल बनाए हैं जिससे कि आपको समझ में आ सके कौन सी सप्लाई कौन सी है। प्रैक्टिस ऑफ इंट्रा ऑब्लिक इंटर स्टेट सप्लाई, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आराम से देखिए इनको। जयपुर वाला सप्लाई कर रहा है कोटा वाले को, तो कोटा हो गई डेस्टिनेशन, और हमने बार बार बोला है जीएसटी ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलता, जीएसटी हमेशा डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को ही मिलता है। यस सर? हाँ सर। तो जयपुर वाला सप्लाई कर रहा है, जयपुर वाला सप्लाई कर रहा है कोटा वाले को, ठीक है सर। तो कौन सी सप्लाई बन गई? इंट्रा स्टेट सप्लाई बन गई, और इसमें क्या लगेगा भाई साहब? सीजीएसटी और प्लस राजस्थान जीएसटी। अगर मान लो रेट 18% है तो 9% तो होगा इसमें सीजीएसटी और 9% होगा राजस्थान जीएसटी। 9% वाला हिस्सा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और 9% वाला हिस्सा राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल है, राजस्थान का आदमी सप्लाई कर रहा है हरियाणा को, तो बस सर कौन सी सप्लाई हो गई? ये हो गई आपकी इंटर स्टेट सप्लाई, और इसमें क्या लगेगा सर? आईजीएसटी। और यहाँ आईजीएसटी किस किस का टोटल होगा? टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस हरियाणा जीएसटी, टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस हरियाणा जीएसटी। मान लीजिए आईजीएसटी लगा 28%, तो पहले पूरा 28% मोदी सरकार के पास जाएगा, पहले पूरा 28% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से 14% यानी सीजीएसटी वाला हिस्सा तो रख लेगी, और 14% का जो हिस्सा है वो हरियाणा गवर्नमेंट यानी डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हरियाणा यहाँ पर क्या बताइए? डेस्टिनेशन है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब तो बता दीजिए जीएसटी का जो बेस है वो ओरिजिन है या डेस्टिनेशन है? सर डेस्टिनेशन है। यस सर। अब हरियाणा वाला आदमी सप्लाई करा दिल्ली को, और आपको बताया था हरियाणा भी स्टेट है और दिल्ली भी स्टेट है, तो स्टेट की भी सप्लाई हो रही है, तो ये बनेगी आपकी इंटर स्टेट सप्लाई, और यहाँ लगेगा आईजीएसटी, और यहाँ आईजीएसटी किस किस का टोटल होगा? टोटल ऑफ सीजीएसटी और प्लस दिल्ली जीएसटी। मतलब ये हुआ, मान लीजिए 28 आईजीएसटी 18% है, तो पूरा 18% पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से सीजीएसटी वाला हिस्सा यानी 9% वो तो रख लेगी, और 9% वाला जो हिस्सा है वो डेस्टिनेशन स्टेट को, और यहाँ डेस्टिनेशन कौन है? दिल्ली है, वो डेस्टिनेशन स्टेट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाबू क्लियर है? यानी पूरा 18% पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा सीजीएसटी वाला हिस्सा 9% तो रख लेगी, और 9% का जो हिस्सा है वो डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को यानी दिल्ली गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। यस सर। अब दिल्ली वाला आदमी सप्लाई कर रहा है दमन को, दमन यूटी है, तो सप्लाई स्टेट से कहाँ हो रही है? यूटी में हो रही है, तो ये भी क्या बनेगी भाई साहब? इंटर स्टेट सप्लाई बनेगी, और यहाँ क्या लगेगा? आईजीएसटी, और आईजीएसटी किस किस का टोटल होगा? आईजीएसटी होगा बाबू टोटल ऑफ सीजीएसटी और दमन जीएसटी, और मान लीजिए आईजीएसटी की रेट 10% है, मान लीजिए 10% है,
तो 10% का आईजीएसटी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट 5% तो रख लेगी और 5% जो है वो दमन गवर्नमेंट को, क्योंकि यही डेस्टिनेशन 5% है, वो दमन गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यस सर। अब है दमन वाला आदमी सप्लाई कर रहा है दमन के अंदर, यूटी के अंदर सप्लाई हो रही है, सप्लाई विद इन यूटी, तो ये बनेगी आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंट्रा में क्या लगेगा सीजीएसटी प्लस दमन जीएसटी। मैंने बताया था इंट्रा दो ही होती है, इंट्रा दो ही होती है, सेम स्टेट में सप्लाई हो रही है वो भी इंट्रा है और सेम यूटी में सप्लाई हो रही है वो भी इंट्रा है। तो दमन से दमन में सप्लाई हो रही है ये इंट्रा है और इंट्रा में लगता है भाई साहब सीजीएसटी प्लस दमन जीएसटी, क्योंकि दमन क्या है बताइए डेस्टिनेशन है। यस सर। अब दमन वाला आदमी सप्लाई करा हरियाणा को, यानी यूटी से स्टेट सप्लाई हो रही है, तो ये बनेगी आपकी इंटर स्टेट सप्लाई और इसमें क्या लगेगा आईजीएसटी। और आईजीएसटी किस किस का टोटल होगा, टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस हरियाणा जीएसटी। अगर मान लीजिए आईजीएसटी की रेट 28% है तो पूरा 28% पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से 14% तो रख लेगी और 14% का जो हिस्सा है, 14% का जो हिस्सा है वो डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाबू क्लियर है। और इस एग्जांपल के अंदर हरियाणा डेस्टिनेशन गवर्नमेंट है। क्लियर। अब है यूएसए वाला आदमी सप्लाई कर रहा है इंडिया को और इंडिया में भी कहा कर रहा है दिल्ली में, यूएसए वाला आदमी सप्लाई कर रहा है इंडिया में। और परसों बताया था मैंने, अगर यूएसए इंडिया को सप्लाई कर रहा है तो ये अपने आप में इंटरनेशनल सप्लाई है, ये अपने आप में क्या है इंटरनेशनल सप्लाई है। और मैंने बताया था इंटरनेशनल सप्लाई भी इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी, इंटरनेशनल सप्लाई भी इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। यस सर। तो ये बन गई भाई साहब इंटर स्टेट सप्लाई और ये अपने आप में इंपोर्ट ही हो रहा है, ये इंटर स्टेट सप्लाई है और ये इंपोर्ट हो रहा है। और इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लगेगा आईजीएसटी लगेगा और आईजीएसटी किस किस का टोटल होगा, टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस दिल्ली जीएसटी होगा। अगर मान लीजिए आईजीएसटी की रेट 18% है तो पहले 18% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से 9% तो रख लेगा और 9% का जो हिस्सा है वो दिल्ली गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है डेस्टिनेशन गवर्नमेंट है। दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पर क्या है डेस्टिनेशन गवर्नमेंट है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब उल्टा करिए, इंडिया वाला आदमी सप्लाई कर रहा है यूएसए को, इंडिया वाला आदमी सप्लाई कर रहा है यूएसए को, यानी इंडिया से सप्लाई यूएसए को जा रही है, तो ये भी इंटरनेशनल सप्लाई है, ये भी इंटरनेशनल सप्लाई है। और मैंने बताया था इंटरनेशनल सप्लाई भी इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाती है, इंटरनेशनल सप्लाई भी इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाती है। यस सर मानी जाती है और ये एक्सपोर्ट हो रहा है और इंटर स्टेट सप्लाई पर इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाती है। अब आप बताइए अगर इस वाली इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगा दिया तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल खराब हो जाएगा। अगर इस वाली इंटरेस्टेड सप्लाई पर आईजीएसटी लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन कहां जा रही है, यूएसए में जा रही है। जब डेस्टिनेशन यूएसए में जा रही है तो डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को ही टैक्स मिलेगा, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। मैं फिर बोल दूं, इंडिया वाला आदमी सप्लाई कर रहा है यूएसए को तो क्या बन गई इंटरेस्टेड सप्लाई बन गई, और इस वाली इंटरेस्टेड सप्लाई पर अगर आईजीएसटी लगा दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि गुड सर्विस की डेस्टिनेशन यूएसए में जा रही है। तो बताइए टैक्स मिलेगा तो उसको मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, इसलिए यहां पर आईजीएसटी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए इसको विवश होकर क्या बना दिया, जीरो रेटेड सप्लाई बना दिया और ये लिखते ही अब आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं फिर बोल दूं, इंडिया वाला आदमी सप्लाई कर रहा है यूएसए को तो ये बन रही है इंटरेस्टेड सप्लाई और इंटरेस्टेड सप्लाई पर क्या लगता है आईजीएसटी, लेकिन यहां पर आईजीएसटी अगर लगा दिया तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल में टैक्स लगाएगी तो यूएस गवर्नमेंट लगाएगी, ओरिजिन गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। टैक्स मिलेगा तो यूएस गवर्नमेंट को मिलेगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर आप आईजीएसटी लगा दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस सप्लाई को, इस इंटरेस्टेड सप्लाई को क्या बना दिया भाई साहब, जीरो रेटेड सप्लाई बना दिया और ऐसा लिखते ही अब आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं लग रहा आईजीएसटी, क्योंकि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। क्योंकि आईजीएसटी क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि डेस्टिनेशन गवर्नमेंट कौन है, यूएस गवर्नमेंट है। टैक्स लगाएगी तो वो लगाएगी, हम नहीं लगाएंगे, हम तो ओरिजिन गवर्नमेंट है, हम तो ओरिजिन गवर्नमेंट है, इसलिए हम टैक्स नहीं लगाएंगे। क्योंकि एक्सपोर्ट की ओरिजिन आउटसाइड इंडिया पड़ती है, एक्सपोर्ट की ओरिजिन आउटसाइड इंडिया पड़ती है, इसलिए वो टैक्स लगाएंगे, हम टैक्स नहीं लगाएंगे। हम ओरिजिन है, वो डेस्टिनेशन है, टैक्स लगाएंगे वो लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, इसलिए इस पर हमने आईजीएसटी नहीं लगाएंगे। इसलिए विवश होकर इसको बना दिया जीरो रेटेड सप्लाई, इसका मतलब इस पर टैक्स नहीं लगेगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर। तो याद रखना इंपोर्ट पर तो आईजीएसटी लगेगा क्योंकि इंपोर्ट की डेस्टिनेशन इंडिया है, इंपोर्ट पर तो आईजीएसटी लगेगा क्योंकि इंपोर्ट की डेस्टिनेशन इंडिया है, लेकिन एक्सपोर्ट पर आईजीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया है।
बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़िए। हरियाणा का आदमी सप्लाई कर रहा है राजस्थान सेज में, हरियाणा का आदमी सप्लाई कर रहा है राजस्थान सेज में। अब आप बताइए, मैंने पिछली क्लास में बताया था सेज होते इंडिया में है लेकिन इंडिया के बाहर माने जाएंगे। सेज होते इंडिया में है लेकिन इंडिया के बाहर माने जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेज को आप हमेशा आउटसाइड इंडिया मानेंगे। जीएसटी पर्पज के लिए सेज को हमेशा इंडिया के बाहर मानेंगे, सेज को हमेशा इंडिया के बाहर मानेंगे। तो आप समझिए, हरियाणा वाला आदमी सप्लाई कर रहा है इंडिया के बाहर, बताओ सेज को बाहर मानोगे? तो हरियाणा वाला आदमी सप्लाई कर रहा है आउटसाइड इंडिया, हरियाणा वाला आदमी सप्लाई कर रहा है आउटसाइड इंडिया, तो बताओ ये भी अपने आप में क्या हो गया? ये भी अपने आप में क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया। और एक्सपोर्ट पर आईजीएसटी नहीं लगेगा, इसलिए इसको क्या बना दिया? जीरो रेटेड सप्लाई। हरियाणा वाला आदमी सप्लाई कर रहा है राजस्थान सेज को, और हमने बोला जीएसटी पर्पज के लिए सेज को इंडिया के बाहर मानेंगे, जीएसटी पर्पज के लिए सेज को आउटसाइड इंडिया मानेंगे, जीएसटी पर्पज के लिए सेज को आउटसाइड इंडिया मानेंगे। तो हरियाणा वाला आदमी अगर सप्लाई कर रहा है राजस्थान सेज को, तो इसको भी क्या मानेंगे भाई साहब? ये मानो कि इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा रहा है, ये मानो ये सप्लाई इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा रही है, तो ये भी एक्सपोर्ट माना जाएगा और एक्सपोर्ट पर आईजीएसटी नहीं लगेगा, इसलिए इसको क्या बना दिया? जीरो रेटेड सप्लाई। और अगला पॉइंट पढ़िए, राजस्थान का सेज है वो सप्लाई करा हरियाणा को, राजस्थान का सेज सप्लाई करा हरियाणा को, तो बताइए मानो कि सप्लाई बाहर से इंडिया में आ रही है, ये मानो कि सप्लाई बाहर से इंडिया में आ रही है, तो ये इंपोर्ट हो गया, और इंपोर्ट पे क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? आईजीएसटी। और आईजीएसटी किस किस का टोटल होगा? टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस हरियाणा जीएसटी, टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस हरियाणा जीएसटी, यानी इंपोर्ट पर आईजीएसटी लगेगा, एक्सपोर्ट पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। और लास्ट एग्जांपल है, राजस्थान का सेज सप्लाई कर रहा है हरियाणा सेज को। भाई साहब सेज से सेज में सप्लाई हो रही है, तो बताओ सेज को इंडिया के बाहर मानते हैं, तो ये मानो बाहर की सप्लाई बाहर ही हो रही है, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा, बाहर की सप्लाई बाहर ही हो रही है, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा। जब इंडिया में कुछ हो ही नहीं रहा, इसका मतलब आप समझ गए हो, अगर जब बाहर की सप्लाई बाहर, सेज से सेज सप्लाई हो रही है, बाहर से बाहर सप्लाई हो रही है, हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा, इंडिया में कुछ भी नहीं हो रहा। जब कुछ भी नहीं हो रहा, न तो ये इंट्रा सप्लाई है न ये इंटर सप्लाई है, तो कोई सा भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर है पॉइंट, सारा पॉइंट क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप ये बताइए मेरे को, आप ये बताओ मेरे को कि जीरो रेटेड सप्लाई सिर्फ एक्सपोर्ट के केस में बनती है ना? हाँ सर, जीरो रेटेड सप्लाई दो ही बन रही है सर। कौन कौन सी? एक तो बन रही है सप्लाई टू अब्रोड, यस सर, और एक बन रही है सप्लाई टू सेज, यस सर। ये भी एक्सपोर्ट है और ये भी एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट सप्लाई को क्या बना दिया? जीरो रेटेड सप्लाई बना दिया, और ये बनाते ही अब आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सप्लाई टू अब्रोड और सप्लाई टू सेज, सप्लाई टू अब्रोड और सप्लाई टू सेज को क्या बना दिया? जीरो रेटेड सप्लाई बना दिया, और ऐसे लिखते ही अब आईजीएसटी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए सर, तो ये मैंने आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा दी है, इंट्रा और इंटर पर अपन ने प्रैक्टिस कर ली है, और अब अपन आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 15, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22, और लिखा है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब होगा? किसी पर्सन का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब होगा? सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, मैं बताऊं। जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होगा वही जीएसटी देने के लिए लाइबल होगा। जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होगा वही पर्सन जीएसटी देगा। जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होगा वही व्यक्ति जीएसटी का पेमेंट करेगा। यानी जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लाइबल है वही पर्सन जीएसटी देने के भी लाइबल है। तो बताओ रजिस्ट्रेशन वाला मामला पढ़ना जरूरी है? हाँ सर पढ़ना जरूरी है। चलिए आइए भाई साहब, तो मैंने क्या बोला? जो पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होगा वही जीएसटी पे करेगा, वही टैक्सेबल पर्सन बनेगा। जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लाइबल होगा वो जीएसटी देने के लिए लाइबल होगा और वही बनेगा टैक्सेबल पर्सन। जो पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होगा उसी को जीएसटी पे करना है और वही बनेगा टैक्सेबल पर्सन। तो बताइए, जैसे इनकम टैक्स में बोलते हैं असेसिंग,
तो जीएसटी में क्या बोलते हैं, टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन कौन होगा, जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होगा। जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लाइबल होगा वही टैक्स जीएसटी देने के लिए लाइबल होगा और वही बनेगा टैक्सेबल पर्सन। जैसे इनकम टैक्स में एसएससी टैक्स देने के लिए लाइबल है, वैसे जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन जीएसटी देने के लिए लाइबल है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब अपन ये जानना चाहते हैं कि एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ेगा, एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ेगा। यस सर, आइए। एवरी सप्लायर, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन वही कराएगा। एवरी सप्लायर शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। और कहां होगा रजिस्ट्रेशन, इन द स्टेट और यूटी फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट, और वो बनेगा टैक्सेबल पर्सन और ओब्लिक बनेगा रजिस्टर्ड पर्सन, ओब्लिक बनेगा रजिस्टर्ड पर्सन। ये कह रहा है जिस पर्सन का, जिस सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो गया, जिस सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो गया, उस सप्लायर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मैं बोलूं, अगर किसी पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट जो बताने वाला हूं, अगर किसी पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो गया, अगर किसी पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो गया, तो उस पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करवाना पड़ेगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यानी किसी व्यक्ति का एग्रीगेट टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो गया तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा और वो व्यक्ति जीएसटी देने के लिए लाइबल भी होगा और वही व्यक्ति बढ़ेगा टैक्सेबल पर्सन। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आइए जरा, अब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, अगर आपने सप्लाई करी है मणिपुर से, मिजोरम से, नागालैंड से और त्रिपुरा से, ये 4 स्टेट हो गए, अगर आपने यहां से सप्लाई करी है तो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी आपकी 10 लाख रुपए, चाहे मामला गुड्स का हो और चाहे सर्विस का हो। अगर आपने सप्लाई करी है अरुणाचल प्रदेश से, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, ये 6 स्टेट हो गए, अगर आपने यहां से सप्लाई करी है तो लिमिट होगी 20 लाख रुपए, चाहे मामला गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो। 4 स्टेट में सप्लाई करेंगे तो लिमिट होगी 10 लाख रुपए, 6 स्टेट से सप्लाई करेंगे तो लिमिट होगी 20 लाख रुपए। 4 6 10 तो गए, अब बाकी जो स्टेट बचे हैं और बाकी यूटी बचे हैं, यहां कितनी लिमिट होगी, बाकी में बताइए, राजस्थान भी आ गया, बाकी में एमपी भी आ गया, बाकी में यूपी भी आ गया, रेस्ट में बहुत सारे आ गए। तो जरा राजस्थान को देखते हैं। राजस्थान के अंदर में अगर आप केवल सर्विस में डील कर रहे हैं, केवल सर्विस में डील करें तो लिमिट होगी आपकी 20 लाख रुपए। केवल टिप में डील करें, सर टिप क्या है, आओ ये रहा टिप। टिप का मतलब है टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, टिप का मतलब। अगर आप टिप में एंगेज हैं, केवल टिप में काम करते हैं तो लिमिट आपकी होगी 20 लाख रुपए। अगर आप गुड सर्विस दोनों में डील करते हैं तब भी लिमिट आपकी 20 लाख होगी। और अगर आप केवल गुड्स में डील करते हैं टिप को छोड़कर, तो आपकी लिमिट कितनी होगी बताइए, 40 लाख रुपए होगी। यानी 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। अगर इससे कम का टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा या 40 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और जीएसटी भी देना पड़ेगा और टैक्सेबल पर्सन बनना पड़ेगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो एक बार फिर रिपीट कर दूं, 4 स्टेट से सप्लाई करेंगे तो लिमिट होगी 10 लाख रुपए, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, चाहे आप गुड्स में डील करें चाहे सर्विस में डील करें। 6 स्टेट सप्लाई करोगे तो लिमिट होगी 20 लाख रुपए, चाहे मामला गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो। और बाकी स्टेट से, रेस्ट यूटी से सप्लाई करोगे और अगर केवल सर्विस में डील करते हैं, अगर आप केवल सर्विस में डील करते हैं तो लिमिट होगी 20 लाख रुपए। अगर आप केवल टिप में डील करते हैं तो लिमिट होगी 20 लाख रुपए। अगर केवल आप गुड्स सर्विस दोनों में डील करते हैं तो लिमिट होगी आपकी 20 लाख रुपए। और केवल गुड्स में डील करते हैं टिप को छोड़कर तो लिमिट कितनी होगी, 40 लाख रुपए। बताइए, मैं मुरलीपुरा में, मैं जयपुर के अंदर केवल गुड्स में डील करता हूं, जयपुर राजस्थान के अंदर मैं राजस्थान में केवल गुड्स में डील करता हूं तो मेरी लिमिट कितनी होगी, 40,000 रुपए। मैं राजस्थान में केवल टिप में डील करता हूं तो लिमिट होगी मेरे 20 लाख रुपए। मैं राजस्थान के अंदर गुड्स और सर्विस दोनों में डील करता हूं, लिमिट होगी 20 लाख रुपए। मैं राजस्थान में केवल सर्विस में डील करता हूं, लिमिट होगी मेरी 20 लाख रुपए। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से, 20 लाख से या 40 लाख से ज्यादा हो गया तो ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और जीएसटी भी देना पड़ेगा और टैक्सेबल पर्सन भी बनना पड़ेगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़े। सर अगर किसी का एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से कम है
20 लाख से कम है, 40 लाख से कम है, तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है? नहीं है। आइए, इफ एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं है, देन सप्लायर कैन टेक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्या ले सकता है? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले सकता है, और वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेके वो भी क्या बन जाएगा भाई साहब? टैक्सेबल पर्सन। मैंने क्या बोला? अगर किसी का एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, 40 लाख से कम है, तो उसको जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वॉलेंट्री बेसिस पर रजिस्ट्रेशन ले सकता है, और वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेके वो भी क्या बन सकता है? टैक्सेबल पर्सन। सर क्या प्रैक्टिकली लोग लेते हैं? हाँ सर लेते हैं। जरा बताइए, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कौन से लोग लेते होंगे? बाबू वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन वो लोग लेते हैं, बताइए, जिसका धंधा ज्यादा है तो वो रजिस्ट्रेशन भी करवाएगा और जीएसटी पे करेगा, और पीछे जो इनपुट जीएसटी देगा उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। हाँ सर, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन वही लोग लेते हैं जिनको आईटीसी लेनी होती है, जिनको इनपुट की क्रेडिट लेनी होती है, वो लोग वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हैं, अन्य अदरवाइज वो कुछ भी नहीं लेते। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन केवल वही लोग लेते हैं जिनको आईटीसी का सुख लेना है, आईटीसी का सुख लेना तभी वो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हैं, अदरवाइज वो रजिस्ट्रेशन लेते ही नहीं है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो याद रखना, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा, 40 लाख से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका धंधा, आपका कारोबार 10 लाख से, 20 लाख से, 40 लाख से कम है, तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप वॉलेंट्री बेसिस पर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और मैंने कहा वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन वही लोग करवाते हैं, वही टैक्सेबल पर्सन बनते हैं जिनको इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट लेना हो, इनपुट जीएसटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तभी वो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवाएगा, अदरवाइज वो कभी भी वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, क्योंकि वॉलेंट्री वालों को भी आईटीसी का सुख मिलता है। यस सर। अब पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक था भाई साहब रजिस्ट्रेशन का। तो एक बार मैं फिर बोल दूं, सर इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस थी? बाबू इंपॉर्टेंस तो ही ना, इंपॉर्टेंस तो ही। सर क्या इंपॉर्टेंस थी? बाबू जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होगा, जो पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होगा, जो रजिस्ट्रेशन के लायबल होगा, वो जीएसटी देने के लिए भी लायबल होगा, और वो बन जाएगा टैक्सेबल पर्सन। यानी रजिस्टर्ड पर्सन और टैक्सेबल पर्सन दोनों सेम चीज है। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सर बढ़ो, आगे बढ़ो। कंसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, कंसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। बाबू तमाचे पर तमाचा नहीं पड़े, जीएसटी पर जीएसटी नहीं लगे, इसके लिए लाया गया है आईटीसी, इनपुट टैक्स की क्रेडिट। तमाचे पर तमाचा नहीं पड़े, जीएसटी पे जीएसटी नहीं लगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट लाया गया आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आइए जरा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? भाई साहब तमाचे पे तमाचा रोकना है, तो आईटीसी कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस इन जीएसटी। जीएसटी पे जीएसटी नहीं लगे, तमाचे पे तमाचा नहीं पड़े, टैक्स पे टैक्स नहीं लगे, जीएसटी पे जीएसटी नहीं लगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट लाया गया आईटीसी। ठीक है सर। एक होता है भाई साहब इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। बताइए, अपन ने इनवर्ट सप्लाई ली, कोई सप्लाई ली तो जीएसटी पे करके आएंगे, सप्लाई ली है, इनवर्ट सप्लाई लिए तो जीएसटी पे करके आए। तो इनवर्ट सप्लाई पर जीएसटी जो पे करा है वो तो आपका बनेगा इनपुट जीएसटी, और आउटवर्ड सप्लाई पर अपन जो जीएसटी ले रहे हैं वो आपका बनेगा आउटपुट जीएसटी। दो जीएसटी हो गए। जीएसटी पेड ऑन इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी, और जीएसटी चार्ज ऑन आउटवर्ड सप्लाई, ये इनवर्ट सप्लाई पर है, इनवर्ट सप्लाई पर जीएसटी जो पे करा है वो तो बनेगा इनपुट जीएसटी, और आउटवर्ड सप्लाई पर अपन जो जीएसटी चार्ज कर रहे हैं वो बनेगा आपका आउटपुट जीएसटी। और इनपुट जीएसटी आपकी क्या है बताइए? असेट है, और आउटपुट जीएसटी आपकी क्या है बताइए? क्या है बाबू? आउटपुट जीएसटी आपकी क्या है? आउटपुट जीएसटी, हेलो एक सेकंड बेटा, पेन थोड़ा सा रुक रहा है, इसको सही कर लेते हैं। हाँ सर। तो अपन जो जीएसटी पे करके आते हैं वो इनपुट जीएसटी है, अपन जो जीएसटी पे करके आते हैं वो इनपुट जीएसटी है, और अपन जो जीएसटी ले रहे हैं वो आउटपुट जीएसटी है। यस सर। और इनपुट जीएसटी आपकी क्या है बताइए? असेट है, और आउटपुट जीएसटी आपकी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। जो दे के आ रहे हैं वो मेरा असेट है, और जो जीएसटी अपन चार्ज कर रहे हैं वो अपनी लायबिलिटी है। ठीक है सर। हाँ सर। अब आईटीसी क्या होता है? क्रेडिट ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी को पे करने के लिए अपन इनपुट जीएसटी की क्रेडिट लेंगे। क्रेडिट ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ आउटपुट जीएसटी इस कॉल्ड बोलेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहां मान लीजिए आप इनपुट जीएसटी देके आए थे 10,000 रुपए, और आउटपुट जीएसटी बन रहा है 12,000 का। तो बताइए 12,000 में से
आपको 10,000 की इनपुट जीएसटी क्रेडिट मिल जाएगी, तो अल्टीमेट आपको जीएसटी कितना पे करना है भाई साहब, 2,000 का ही पे करना है। बाबू क्लियर है? तो वापस सुन लीजिए, जीएसटी पे नहीं लगे, जीएसटी पे नहीं लगे, इसके लिए लाया गया आईटीसी का कॉन्सेप्ट। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, अपन जो जीएसटी पे करके आते हैं वो अपना इनपुट जीएसटी है, और अपन जो जीएसटी चार्ज कर रहे हैं वो अपना आउटपुट जीएसटी है, और आउटपुट जीएसटी को पे करने के लिए इनपुट जीएसटी की क्रेडिट मिलती है, उसी का नाम होता है आईटीसी। और अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि आईटीसी का पहले कौन सी आईटीसी यूज करें और किस तरीके से यूटिलाइज करें। आइए जरा, पहले आईजीएसटी की क्रेडिट को यूज करेंगे रैंक 1, फिर सीजीएसटी की क्रेडिट को यूज करेंगे रैंक 2, फिर एसजीएसटी क्रेडिट को यूज करेंगे रैंक 3, और फिर क्रेडिट ऑफ यूटीजीएसटी को यूज करेंगे रैंक 3। यानी पहले आईजीएसटी क्रेडिट को यूज करेंगे, उसके बाद सीजीएसटी की क्रेडिट को यूज करेंगे, और उसके बाद एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी की क्रेडिट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी पहले यूज करेंगे आईजीएसटी क्रेडिट, फिर यूज करेंगे सीजीएसटी की क्रेडिट, और फिर यूज करेंगे एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी क्रेडिट, आईसीएस ये नाम हो गया। पहले आई को यूज करेंगे, आई का मतलब आईजीएसटी, फिर सी को यूज करेंगे मतलब सीजीएसटी, और फिर यूज करेंगे एस ऑब्लिक यूटीजीएसटी की क्रेडिट को। आईसीएस को इस ऑर्डर में यूज करना है, पहले आईजीएसटी क्रेडिट को यूज करेंगे, देन आफ्टर सीजीएसटी की क्रेडिट को यूज करेंगे, और देन आफ्टर एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी की क्रेडिट को यूज करेंगे। सर रैंक तो बता दी, पहले इसको यूज करेंगे, फिर इसको यूज करेंगे, फिर इसको यूज करेंगे, लेकिन करेंगे किसमें? आइए, आईजीएसटी क्रेडिट पहले आईजीएसटी में यूज करेंगे, और बच गया तो यूज करेंगे सीजीएसटी में, एसजीएसटी में और यूटीजीएसटी में, इन एनी रेशियो और इन एनी ऑर्डर। आईजीएसटी क्रेडिट मान लो 12,000 रुपए, तो पहले यूज करा मैंने आईजीएसटी में, और ये मान लो 8,000 है, तो बताओ आईजीएसटी क्रेडिट 12,000 में से 8,000 तो यही यूज हो गई, अब कितने बचे? 4,000। और 4,000 की जो आईजीएसटी क्रेडिट है वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इन एनी रेशियो और इन एनी ऑर्डर। 4,000 की जो आईजीएसटी की क्रेडिट वो आप सीजीएसटी में भी यूज कर सकते हैं, एसजीएसटी में भी यूज कर सकते हैं, और यूटीजीएसटी में भी यूज कर सकते हैं, इन एनी रेशियो इन एनी ऑर्डर। क्लियर बेटा? हाँ सर क्लियर है। तो ये आईजीएसटी क्रेडिट पहले यूज करी, और कैसे करेंगे? पहले आईजीएसटी में से होगा, बचा हुआ आईजीएसटी सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कहीं भी हो सकता है। यस सर। अब मान लो आईजीएसटी क्रेडिट खत्म हो गई, तो अब यूज करेंगे सीजीएसटी की क्रेडिट, और सीजीएसटी क्रेडिट पहले सीजीएसटी में होगी, उसके बाद होगी आईजीएसटी में से। यस सर। और अब अगर ये भी खत्म हो गई, अब यूज करेंगे क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी, और एसजीएसटी क्रेडिट पहले एसजीएसटी में होगी, और बच गया तो यूज होगी आईजीएसटी में से, और दोनों में से एक ही होगा, क्योंकि एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में से एक ही आएगा, आप जानते हैं। और यूटीजीएसटी क्रेडिट भी पहले यूटीजीएसटी में होगी, यूटीजीएसटी में होगी, और उसके बाद बच गया तो किस में यूज होगी? आईजीएसटी में। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो पहले किसको यूज करेंगे? पहले आईजीएसटी की क्रेडिट को यूज करेंगे, उसके बाद में सीजीएसटी की क्रेडिट को यूज करेंगे, और उसके बाद में यूज करेंगे एसजीएसटी की क्रेडिट या यूटीजीएसटी क्रेडिट। और यूज कैसे करेंगे? आईजीएसटी पहले आईजीएसटी में यूज होगा, आईजीएसटी पहले आईजीएसटी में यूज होगा, और बच गया तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में यूज होगा। और सीजीएसटी पहले सीजीएसटी में होगा, बच गया तो आईजीएसटी में होगा, एसजीएसटी एसजीएसटी में होगा, और बच गया तो आईजीएसटी में होगा, यूटीजीएसटी पहले यूटीजीएसटी में होगा, और बच गया तो आईजीएसटी में होगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। जरा मैं और समझा दूं आपको, इधर आइए। रैंक 1 में किसको यूज करेंगे? क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी, और आईजीएसटी क्रेडिट पहले किस में यूज करेंगे? पहले यूज करेंगे आईजीएसटी के लिए, और फिर बच गया तो यूज करेंगे सीजीएसटी में कर सकते हैं, एसजीएसटी में कर सकते हैं, और यूटीजीएसटी में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, इन एनी रेशियो। यही लिखवाया था मैंने? हाँ सर आपने यही लिखवाया था, इन एनी रेशियो कहीं भी यूज कर सकते हैं। पहले यहां यूज करेंगे, और बच गया तो फिर यहां यूज करेंगे। ये तो हो गया आईजीएसटी क्रेडिट। अगर ये खत्म हो गई तो फिर रैंक 2 का नंबर आएगा। रैंक 2 में किसको करेंगे? रैंक 2 में बात करेंगे भाई साहब क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी क्रेडिट किस में यूज होगी? पहले यार अपना ही पेट भरेगा। सीजीएसटी क्रेडिट पहले सीजीएसटी में यूज हो गई, और बच गई तो किस में यूज होगी? आईजीएसटी में यूज होगी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और फिर रैंक 3 में यूज करेंगे। रैंक 3 में किसको यूज करेंगे? भाई साहब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो अब यूज करेंगे क्रेडिट ऑफ, ये रैंक दे रखी है, क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी
दोनों एक साथ ही होगी, दोनों में एक ही होगा, या तो SGST होगा या UTGST होगा। और कैसे यूज़ करेंगे बाबू, हर इंसान पहले अपना पेट भरता है, तो पहले SGST ऑब्लिक UTGST में इसका यूज़ करेंगे, और बच गया तो यूज़ करेंगे IGST के अंदर। बाबू ये तरीका है। तो ICS पहले वाली ये क्रेडिट यूज़ होगी, फिर ये क्रेडिट यूज़ होगी, और फिर ये क्रेडिट यूज़ होगी। और यूज़ कैसे होगी, पहले ये इसमें होगा, फिर बचा हुआ इसमें होगा, पहले ये इसमें होगा, बच गया तो इसमें होगा, पहले ये इसमें होगा और बच गया तो इसमें होगा। एक बात बताएं मेरे को, आप सब कुछ समझ में तो आ गया, लेकिन एक बात बताइए, दो एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। कौन से? SGST की क्रेडिट CGST में नहीं मिलेगी, और CGST की क्रेडिट SGST में नहीं मिलेगी। दो सारे एडजस्टमेंट पॉसिबल हो रहे हैं। यहां पर आप देख लो, सब आपस में एडजस्ट हो रहे हैं, लेकिन दो एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं हो रहे। कौन से? CGST की क्रेडिट SGST में नहीं मिलेगी, और SGST की क्रेडिट CGST में नहीं मिलेगी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पढ़ो, क्रेडिट ऑफ CGST कांट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ SGST ऑब्लिक UTGST। CGST की क्रेडिट इनमें नहीं मिलेगी, और इनकी क्रेडिट इनमें नहीं मिलेगी। बाबू क्लियर है? यानी CGST की क्रेडिट SGST में नहीं मिलेगी, और SGST की क्रेडिट CGST में नहीं मिलेगी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और आखिर में कहूंगा भाई साहब, ITC का सुख केवल किसको मिलेगा? रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा, नोट टू अदर। बाबू जो पर्सन रजिस्टर्ड है उसमें GST बनेगा, उसी को ITC मिलेगा। जो पर्सन रजिस्टर्ड है उसी पर GST बनेगा, उसी को ITC मिलेगा। और जो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको GST भी नहीं बनेगा, तो उसको ITC का सुख भी नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली ITC का सुख केवल रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा। मैं फिर बोल दूं, मान लीजिए मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो मेरे पे GST बनेगा, मेरी सप्लाई पे GST बनेगा, तो ITC भी मेरे को मिलेगा। और अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता तो मेरे पे GST भी नहीं बनेगा, तो मेरे को ITC का सुख भी नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली क्रेडिट का सुख, ITC का सुख केवल रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? रजिस्टर्ड पर्सन में टैक्स भी बनेगा, रजिस्टर्ड पर्सन में GST भी बनेगा, तो ITC उसी को मिलेगा। और अनरजिस्टर्ड पर्सन में GST बनता ही नहीं है, तो उसको ITC का सुख भी नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली ITC का सुख केवल रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को नहीं मिलेगा। यस सर, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको मैं, आइए जरा लिखिए क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेट GST पेबल, कैलकुलेट नेट GST पेबल फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और यहां लिखिए आप, इधर लिखिए इनपुट GST और इधर लिखेंगे आउटपुट GST। इनपुट GST और आउटपुट GST लिख लो बेटा। और इनपुट GST में लिखिए आप, इनपुट GST में लिखिए IGST का इनपुट था 10,000 रुपये, और IGST का आउटपुट टैक्स है, IGST का इनपुट टैक्स है 10,000 रुपये, और IGST का आउटपुट टैक्स है मान लीजिए 8,000 रुपये। ठीक है सर। CGST का इनपुट टैक्स है 12,000 रुपये, और CGST का आउटपुट टैक्स है 14,000 रुपये। ठीक है सर। और SGST का इनपुट टैक्स है 10,000 रुपये, और SGST का आउटपुट टैक्स है 15,000 रुपये। ये क्वेश्चन है, ये इनपुट GST है और ये आउटपुट GST है। यस सर। अब पहले ये निकालेंगे, फिर इसका आंसर, फिर इसका आंसर, सभी का नेट GST निकालना है। नेट GST कितना देना वो निकालने जा रहे हैं। चलो आओ जरा, सबसे पहले ए लिखिएगा, नेट ए लिखिए सबसे पहले। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। हाँ जी, सबसे पहले बात करेंगे सर, बात करो सर। सबसे पहले ए लिखिएगा, नेट IGST पेबल इन कैश। आपको कैश में कितना देना पड़ेगा? कैश का मतलब क्रेडिट घटाने के बाद कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिएगा आउटपुट, यहाँ लिखिए आउटपुट IGST पेबल। आउटपुट IGST पेबल कितना था सर? आउटपुट IGST पेबल था, आउटपुट IGST पेबल है 8,000 रुपये। यस सर। IGST का आउटपुट टैक्स है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये। और इसमें से पहले घटाएंगे क्रेडिट ऑफ इनपुट IGST, और वो कितना है? 8,000 का टैक्स है, 10,000 की क्रेडिट है। तो IGST क्रेडिट पहले IGST में यूज़ होगी, IGST की क्रेडिट पहले IGST में यूज़ होगी। तो भाई साहब 8,000 ही घटा पाएंगे,
तो ये आपका नेट आईजीएसटी तो कैश में नील हो गया, नेट आईजीएसटी आपको कुछ नहीं देना है, नील कर दिया। अब आप बताइए, अब आईजीएसटी क्रेडिट कितनी बची? आईजीएसटी क्रेडिट 10,000 थी ना, तो 8,000 तो यूज हो गई, अब कितनी बची? 2,000 रुपये। और ये 2,000 के क्रेडिट अपन कहीं भी यूज कर सकते हैं, सीजीएसटी में भी यूज कर सकते हैं और एसजीएसटी में भी यूज कर सकते हैं, इन एनी रेशियो और इन एनी ऑर्डर। यस सर, हाँ सर। अब आ जाइए जरा, अब ये तो होगी ए, अब बी लिखेंगे, नेट सीजीएसटी पेबल, नेट सीजीएसटी पेबल इन कैश, नेट सीजीएसटी पेबल इन कैश। यस सर। सबसे पहले नोटिंग करें, सबसे पहले नोट करेंगे सर, क्या नोट करेंगे? लिखो बेटा, पहले लिखिए आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी पेबल, आउटपुट सीजीएसटी पेबल, आउटपुट सीजीएसटी पेबल कितना था? आउटपुट सीजीएसटी का 14,000 रुपये, 14,000 रुपये, 14,000 रुपये। अब आप बताइए, इस 14,000 के लिए पहले आप सीजीएसटी की क्रेडिट यूज करेंगे या आईजीएसटी की? सर पहले आईजीएसटी क्रेडिट को पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद यूज करेंगे सीजीएसटी की क्रेडिट। यस सर। तो पहले 2,000 को यूज कर लो, उसकी बची हुई है ना? हाँ सर बची हुई है, तो कर लो बेटा, क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी इनपुट। पहले आईजीएसटी क्रेडिट को पूरा खत्म करेंगे, तो 2,000 यूज कर लिया मैंने, फिर भी टैक्स बनता है 12,000 का। अब सीजीएसटी कर ले? हाँ सर अब कर लो, क्रेडिट ऑफ, अब कर लो सर, क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी इनपुट, अब मिल जाएगी। और सीजीएसटी का इनपुट कितना है? सीजीएसटी का इनपुट है 12,000 का, और 12,000 का ही है, और टैक्स भी कितना बनता है भाई? 12,000 ही बनता है। तो बताइए, ये भी नेट में नील हो गया, नेट सीजीएसटी आपका नील हो गया, नील हो गया, तो वो भी नील हो गया, ये भी नील हो गया। तो 2 आंसर तो आ गए, अब तो लास्ट आंसर बचा है। हाँ सर लास्ट ही बचा है, सी लिखिएगा, नेट एसजीएसटी पेबल, नेट एसजीएसटी पेबल इन कैश। कैश में कितना पे करना पड़ेगा? आ जाओ भाई साहब, नेट एसजीएसटी पेबल इन कैश कितना पे करना पड़ेगा? तो सबसे पहले वही लिखो, क्या लिखोगे सर? आउटपुट एसजीएसटी पेबल, आउटपुट एसजीएसटी पेबल, एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स कितना है? 15,000, 15,000। यस सर 15,000। और बताइए, 2 क्रेडिट खत्म हो चुकी है, आईजीएसटी क्रेडिट खत्म, सीजीएसटी खत्म, तो बताओ आप तो ये यूज़ करेंगे? हाँ सर ये यूज़ करेंगे, हाँ सर ये यूज़ करेंगे। तो लेस कर दो भाई साहब, क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी इनपुट, क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी इनपुट। और वो इनपुट कितना था? इनपुट है 10,000 का, तो 15 की लाइबिलिटी है, 10,000 की एसेट है, और नेट पे करना पड़ेगा आपको, नेट एसजीएसटी पेबल, नेट एसजीएसटी पेबल होगा जो कैश देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्रेडिट यूज़ करने के बाद कैश ही पे करना पड़ता है, तो 5,000 रुपये आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि पहले मैं फिर बोल दूं, पहले आईजीएसटी क्रेडिट को यूज़ करेंगे, काई में करेंगे, आईजीएसटी क्रेडिट पहले यूज़ करेंगे आईजीएसटी में से, और बच गया तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिर यूज़ करेंगे सीजीएसटी क्रेडिट पहले यहाँ, उसके बाद यहाँ, फिर यूज़ करेंगे एसजीएसटी क्रेडिट पहले यहाँ और उसके बाद में यहाँ। याद रखना कॉन्सेप्ट, आई पहले यूज़ होगा, सी बाद में यूज होगा, और एस सबसे लास्ट में यूज होगा। आईसीएस, पहले आई को खत्म करेंगे, फिर सी को खत्म करेंगे, और फिर एस को खत्म करेंगे। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये था अपना आईटीसी का कॉन्सेप्ट बता दिया पूरी तरीके से कि भाई टैक्स पर टैक्स नहीं लगे, इसके लिए आईटीसी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। यस सर। अब बात करें, अब बात करो बाबू, जीएसटी की अकाउंटिंग एंट्रीज कौन कौन सी होती है? जीएसटी की अकाउंटिंग एंट्री कौन कौन सी होती है? यस सर। एक परचेज की एंट्री होगी, यस सर। एक सेल की एंट्री होगी, यस सर। एक इनवर्ड सप्लाई की एंट्री होगी, परचेज बोलते हैं। एक आउटवर्ड सप्लाई की सेल बोलते हैं। एक परचेज की एंट्री, एक सेल की एंट्री, और एक होगी नेट जीएसटी पेबल इन कैश की एंट्री। यस सर। जरा परचेज करने पे क्या एंट्री होगी? इनवर्ड सप्लाई अकाउंट डेबिट, मान लो 1 लाख रुपए, जीएसटी पे करके आए पीछे, क्योंकि परचेज करा है तो जीएसटी पे करा होगा, तो वो इनपुट जीएसटी है, तो इनवर्ड सप्लाई अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, जीएसटी इनपुट जीएसटी मान लो आपने दिया 10,000 रुपये, और पीछे आप देखे आए 1,10,000 रुपये, तो परचेज करने पे एंट्री होगी इनवर्ड सप्लाई अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, और टू बैंक 1,10,000। अब बताइए सेल करेंगे? हाँ सर सेल करेंगे। सेल मान लो 1,50,000 की,
हाँ सर, और अपन ने सामने वाले से जीएसटी पे करके आते हैं वो इनपुट जीएसटी है, और जो अपन जीएसटी ले रहे हैं वो आउटपुट जीएसटी है। मान लो आउटपुट जीएसटी आपका 20,000 का है और टोटल कितने की सेल करी आपने 1,70,000। तो बताओ यहाँ इनपुट जीएसटी आपका असेट है और यहाँ आउटपुट जीएसटी आपका क्या है बताइए, क्या बताइए, लाइबिलिटी है। तो नेट कितना पे करोगे, ये लाइबिलिटी है और ये आपकी क्या है बताइए, ये आपकी एसेट है। तो बताओ जीएसटी पे करने की एंट्री हो जाएगी आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये, और उसमें से इनपुट जीएसटी की क्रेडिट लेंगे, और क्रेडिट कितने रुपए की है, इनपुट जीएसटी क्रेडिट है 10,000 रुपये की। तो अल्टीमेटली आपको कैश पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 10,000 करना पड़ेगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसका मतलब जीएसटी की 3 एंट्री होगी, एक परचेज की, एक सेल की और एक नेट जीएसटी पेबल इन कैश। परचेज की, सेल की और तीसरी होगी नेट जीएसटी पेबल इन कैश। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, हाँ सर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये परचेज की एंट्री है, ये परचेज करते समय एंट्री होगी, ये सेल करते समय होगी, और ये नेट जीएसटी पेबल इन कैश की एंट्री होगी। यस सर। अब आइए आगे बाबू, टॉपिक नंबर 18। जीएसटी की दुनिया में 2 टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक B2B और एक B2C। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आगे बताऊंगा। जीएसटी की दुनिया में 2 प्रकार के ट्रांजैक्शन है, एक B2B और एक B2C। B2B का मतलब क्या है? अगर B2B ट्रांजैक्शन मीन बिजनेस से बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड है। सप्लायर भी रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, सप्लायर भी रजिस्टर्ड और रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड। तो इनके बीच जो सप्लाई होगी उसको बोलते हैं B2B ट्रांजैक्शन। सप्लायर भी रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, तो इन दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शन होगा उसको बोलते हैं B2B ट्रांजैक्शन। यस सर। और B2C कौन सा होगा? B2C ट्रांजैक्शन मींस बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन, जिसमें सप्लायर तो रजिस्टर्ड है लेकिन रेसिपिएंट क्या है भाई साहब, अनरजिस्टर्ड है। सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड है तो B2B ट्रांजैक्शन, और सप्लायर रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, उसको बोलते हैं B2C ट्रांजैक्शन। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर। तो जीएसटी की दुनिया में 2 प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक B2B और एक B2C। सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड है तो बोलेंगे B2B ट्रांजैक्शन, सप्लायर रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है उसको बोलेंगे B2C ट्रांजैक्शन। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बात करें, ये टॉपिक नंबर 18वां था और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस मैं आगे बताऊंगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यस सर। अब आइए, एग्जिस्टिंग टैक्सेस विच आर सब्सिड्यूड अंडर जीएसटी। ये कह रहा है भाई साहब एग्जिस्टिंग टैक्सेस यानी पुराने टैक्सेस जीएसटी में समा गए, मतलब एग्जिस्टिंग टैक्सेस जीएसटी में सब्सिड्यूड हो गए। इसका मतलब ये वाले टैक्सेस खत्म हो गए, कुछ टैक्सेस थे वो खत्म हो गए और उनकी जगह क्या आ गया, जीएसटी। तो बताइए ये वाले टैक्सेस है या खत्म हो गए? ये सब खत्म हो गए। ये सेंटर के टैक्स खत्म हो गए, ये वाले स्टेट के टैक्स खत्म हो गए, ये सब खत्म हो गए और लाया गया जीएसटी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये वाले टैक्सेस खत्म कर दिए और स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये वाले टैक्सेस खत्म कर दिए, और इन सबको खत्म करके और इनके जगह लेके आया जीएसटी। तो बताइए जीएसटी की रेवेन्यू दोनों में बढ़ती है ना, सेंटर में भी जाती है और स्टेट में भी जाती है। क्यों जाती है? क्यों जीएसटी को लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सेक्रीफाइस किया था और स्टेट गवर्नमेंट ने भी सेक्रीफाइस किया था। इसलिए जीएसटी की रेवेन्यू 50% जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाती है स्टेट गवर्नमेंट को। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो कौन कौन से टैक्सेस खत्म हो गए? तो सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी खत्म, सेंटर का ये सब लगती थी पहले, जुलाई 17 से पहले लगती थी, अब खत्म हो चुके हैं। अब ये सारे टैक्सेस, ये सेंटर के टैक्सेस खत्म हो गए, स्टेट वाली ये खत्म हो गए, सब खत्म हो गए और इनकी जगह क्या आ गया, जीएसटी आ गया। यानी ये वाले टॉपिक नंबर 19 में जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं ये सब खत्म हो गए, मर गए, और इन सब की जगह क्या आ गया, जीएसटी आ गया। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है सर। तो सेंटर एक्साइज ड्यूटी खत्म, मेडिसिन पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी खत्म, स्पेशल गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी खत्म, टेक्सटाइल गुड्स में एक्साइज ड्यूटी लगती थी खत्म। सर इनको बताओ, डिस्कस तो करो। डिस्कस करके क्या करेंगे? ये पहले लगते थे, अब जो चलते ही नहीं उनको डिस्कस क्या करें? तो ये सारे टैक्सेस पहले लगते थे, अब खत्म हो गए। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म, मेडिसिन की एक्साइज ड्यूटी खत्म, स्पेशल गुड्स की एक्साइज ड्यूटी खत्म, टेक्सटाइल गुड्स की एक्साइज ड्यूटी खत्म। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मुन्ना, आगे बढ़ो। और कौन कौन से खत्म हो गए? हाँ जी, सीएसटी खत्म, सर्विस टैक्स खत्म, ये कस्टम की ये ड्यूटी लगती है ये भी खत्म, और सरचार्ज सेस भी खत्म। कुल मिलाकर ये वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो खत्म हो गए, मर गए, खत्म हो गए, अब नहीं चलते। यस सर। अब स्टेट के कौन कौन से? स्टेट का वेट खत्म, एंट्री टैक्स खत्म, परचेज टैक्स खत्म, ऑक्ट्रॉय खत्म। यस सर। और लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग पर टैक्स लगता था पहले, वो भी खत्म। एंटरटेनमेंट टैक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट खत्म।
लग्जरी टैक्स खत्म, एडवर्टाइजमेंट का टैक्स खत्म, सरचार्ज और सेस खत्म। ये सारी स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो खत्म हो चुके हैं। इधर वाले सेंटर के टैक्स खत्म हो गए और इधर वाले स्टेट के टैक्स खत्म हो गए, ये सब खत्म हो गए और ये सब मर गए हैं और इन सब की जगह क्या आ गया, जीएसटी आ गया। आप तो बता दो, जीएसटी को लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सैक्रिफाइस किया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी सैक्रिफाइस किया। इसीलिए जीएसटी की रेवेन्यू 50% जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाती है स्टेट गवर्नमेंट को। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सर। तो 19वें नंबर में जो भी टैक्सेस आ रहे हैं वो सब खत्म हो गए और उनकी जगह क्या आ गया, जीएसटी। अब आइए जरा, अब 20वें नंबर में वो टैक्सेस आ रहे हैं जो जीएसटी में सब्सिट्यूट नहीं हुए, मतलब जीएसटी भी है और ये भी है, यानी कुछ टैक्सेस खत्म हो गए और उनकी जगह आ गया जीएसटी, और कुछ टैक्सेस खत्म नहीं हुए वो आज भी चल रहे हैं और जीएसटी भी चल रहा है। इसका मतलब पॉइंट नंबर 20 के अंदर, टॉपिक नंबर 20 में वो टैक्सेस हैं जो आज भी चल रहे हैं और जीएसटी भी चल रहा है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्या क्या है? सेंटर के कौन कौन से टैक्सेस जिंदा है? सेंट्रल की बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये शायद कस्टम ड्यूटी है मेरे हिसाब से, ये सब कस्टम ड्यूटी है। और हमने कहा था जीएसटी आने से कस्टम ड्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कस्टम ड्यूटी इंटरनेशनल टैक्स है और जीएसटी डोमेस्टिक टैक्स है, इसलिए कस्टम ड्यूटी आज भी जिंदा है। ये कस्टम की, ये इंपोर्ट की ड्यूटियां हैं, मैं आपको बता दूं, ये इंपोर्ट करने की ड्यूटी है और ये एक्सपोर्ट करने की ड्यूटी है। वैसे प्रैक्टिकली बता दूं, इंपोर्ट पर ड्यूटी आज भी लग रही है और एक्सपोर्ट पर भी ड्यूटी लगती है। सर आपने तो कल बताया था, कल परसों, कि एक्सपोर्ट पर तो कोई टैक्स नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती क्योंकि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं है क्योंकि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के रूप में कुछ जगह एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, इसीलिए मैंने यहां लिखा है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रैक्टिकली लगती नहीं है, लेकिन कुछ आइटम पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, इसका मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी एज ए एक्सेप्शन लग रही है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ये भी लग रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये चल रहा है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वैसे खत्म हो चुकी है, आपने ऊपर लिखा था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो चुकी है, वैसे तो खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट पर आज भी लग रही है। याद आया? यस सर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टोबैको और 5 पेट्रो प्रोडक्ट पर आज भी लग रही है। तो ये सारे टैक्सेस आज भी लग रहे हैं। और स्टेट के एंटरटेनमेंट टैक्स बाई लोकल बॉडी, ऊपर पढ़िए जरा क्या लिखा था, एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का तो खत्म हो गया, लेकिन लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स आज भी चलता है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आज भी चल रही है। वेट सीएसटी खत्म हो गया, लेकिन पेट्रोल और शराब पर वेट सीएसटी आज भी चल रहा है। रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स आज भी चल रहा है। टोल टैक्स आज भी चलता है। प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी आज भी चलती है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी शराब पर आज भी चलती है, यानी ये वाले टैक्सेस आज भी जिंदा हैं। जीएसटी भी चल रहा है और ये भी चल रहे हैं। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो याद रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऐसे टैक्सेस बताइए जो खत्म हो गए, तो अब तो ये लिखना। और एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ऐसे टैक्सेस बताइए जो जीएसटी में सब्सिट्यूट नहीं हुए, मतलब ये भी चल रहे हैं और जीएसटी भी चल रहा है, तो पॉइंट नंबर 20 लिखना। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आइए भाई साहब, टॉपिक नंबर 21 है जीएसटी के क्या बेनिफिट है। तो बताइए, ओल्ड सिस्टम की जो डेफिशिएंसी है वो जीएसटी का बेनिफिट हो गया। जुलाई 17 से पहले जो कमियां थी वही जीएसटी का बेनिफिट है। जुलाई 17 के पहले जो ओल्ड सिस्टम में जो कमियां थी वो जीएसटी की क्या बन गए, बेनिफिट मिल गए। आइए जरा, पहले मल्टीपल टैक्स चल रहे थे, अब सिंगल टैक्स चलता है जिसका नाम है जीएसटी। पहले मल्टीपल टैक्स की कंप्लाइंस होती थी, अब सिंगल टैक्स की कंप्लाइंस होती है। तो बताइए, जो पुराने सिस्टम की कमजोरियां थी वो जीएसटी के बेनिफिट बन गए, जो पुराने सिस्टम की कमियां थी वो सारे के सारे जीएसटी के बेनिफिट बन गए। बाबू क्लियर है? तो पहले मल्टीपल टैक्स लग रहे थे, अब सिंगल टैक्स होता है। पहले मल्टीपल टैक्स कंप्लाइंस पूरी करनी पड़ती थी, अब सिंगल टैक्स कंप्लाइंस पूरी करनी पड़ती। पहले टैक्स पर टैक्स लगता था, अब टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। पहले डबल टैक्सेशन था, अब सिंगल टैक्सेशन है। पहले लॉ में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, अब है। और पहले टैक्स चोरी के चांसेस थे, अब नहीं है। और जीएसटी लाने से गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ेगा, कलेक्शन बढ़ेगा तो बताइए मेक इन इंडिया को प्रमोशन मिलेगा, और मेक इंडिया को प्रमोशन मिलेगा तो पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं हम आपसे, एक बात कहना चाहते हैं, पक्का कहना चाहते हैं बाबू, पक्का पक्का पक्का। बताइए, मल्टीपल टैक्सेस खत्म हो गए, सिंगल टैक्स आ गए। मल्टीपल टैक्स नहीं लगते, लेकिन टू द एक्सटेंड, 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 टू द एक्सटेंड। इसका मतलब ये सारे बेनिफिट तो मिले हैं, जीएसटी आने से ये सारे बेनिफिट मिले हैं, लेकिन फुल्ली मिले हैं टू द एक्सटेंड, टू द एक्सटेंड। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपको बताऊं मैं,
जैसे मल्टीपल टैक्स की बात करें, ठीक है यार, बहुत सारे टैक्सेस लग रहे थे, अब खत्म हो गए, अब उनकी जगह लगता है जीएसटी। लेकिन आपने देखा 20वें टॉपिक के अंदर, 20वां टॉपिक देखा आपने, ये टैक्सेस तो आज भी चल रहे हैं और जीएसटी भी चल रहा है, इसका मतलब मल्टीपल टैक्सेस खत्म हुए हैं टू द एक्सटेंट। तो ये मैं कह सकता हूं ये सारे के सारे बेनिफिट है, ये जीएसटी लाने से ये बेनिफिट मिले, बेनिफिट मिला, बेनिफिट मिला, बेनिफिट मिला, बेनिफिट मिला, बेनिफिट मिला, बेनिफिट। लेकिन सारे बेनिफिट क्या है बताइए, सारी बेनिफिट क्या है, ये फुली बेनिफिट नहीं है, ये सारे बेनिफिट टू द क्या है, एक्सटेंट है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी आ गया तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, नहीं, बेनिफिट तो है लेकिन टू द एक्सटेंट है, कुछ लिमिट तक ही बेनिफिट है, आगे कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक समझ, सारे के सारे पॉइंट जीएसटी के बेनिफिट तो है लेकिन फुली बेनिफिट नहीं है, टू द एक्सटेंट बेनिफिट है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ये टॉपिक नंबर आपका 19वां है। तो ये जो ओल्ड सिस्टम की जो कमियां थी वो जीएसटी का क्या बन गया, बेनिफिट बन गया। यस सर। अब टॉपिक नंबर 22वां, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉमन पोर्टल, इसको बोलते हैं जीएसटी कॉमन पोर्टल। यस सर। जीएसटी की सारी कंप्लाइंस, चाहे रिटर्न हो, पेमेंट हो, रजिस्ट्रेशन हो, इनवॉइस हो, रिफंड हो, रिकॉर्ड हो, टैक्स पेयर का प्रोफाइल हो, एटसेट्रा, ये सारी जीएसटी की सारी कंप्लाइंस जीएसटी पोर्टल के थ्रू होती है। भाई साहब जीएसटी में आपको कोई रिटर्न भरनी हो, रजिस्ट्रेशन करवाना हो, पेमेंट करना हो, कुछ भी करना हो, जीएसटी की सारी कंप्लाइंस ऑनलाइन होती है। जीएसटी की सारी कंप्लाइंस ऑनलाइन। मान लीजिए आपका धंधा 40 लाख से ज्यादा हो गया तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, बताइए ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा? ऑनलाइन। आपको जीएसटी की रिटर्न भरनी है, ऑफलाइन होगी ऑनलाइन? ऑनलाइन। जीएसटी का पेमेंट करना है, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन? ऑनलाइन। इसका मतलब जीएसटी की सारी कंप्लाइंस, जीएसटी की सारी कंप्लाइंस ऑनलाइन होती है। जीएसटी में कोई काम ऑफलाइन नहीं होता, जीएसटी की सारी कंप्लाइंस ऑनलाइन होती है। पहला पॉइंट। इस ऑनलाइन कंप्लाइंस के लिए एक पोर्टल बना रखा है, जीएसटी कॉमन पोर्टल। इस ऑनलाइन कंप्लाइंस के लिए एक पोर्टल बना रखा है, जीएसटी कॉमन पोर्टल। पहला पॉइंट, ऑनलाइन होती है और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जीएसटी कॉमन पोर्टल बना रखा है। और इस पोर्टल को, ये पोर्टल बना रखा है, इस पोर्टल को चलाने के लिए एक कंपनी बना रखी है जिसका नाम है जीएसटी लिमिटेड। इस पोर्टल को चलाने के लिए कंपनी बना रखी है जीएसटी लिमिटेड, और ये कंपनी बनाई गई है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टू प्रोवाइड डिफरेंट फैसिलिटी थ्रू कॉमन पोर्टल। ठीक है सर। और लास्ट में मैंने बोला है जीएसटी के कॉमन पोर्टल को चलाने के लिए एक वेबसाइट डेवलप करी है, www.gst.government.in। तो मैंने 4 बातें बोली। यस सर। जीएसटी की सारी कंप्लाइंस ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता। जीएसटी की सारी कंप्लाइंस ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता। पहला पॉइंट। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बना रखा है जीएसटी कॉमन पोर्टल, और पोर्टल को चलाने के लिए बना रखी कंपनी जीएसटी लिमिटेड बना रखी है। और लास्ट में लिखा आपको अगर कोई भी काम करना हो पोर्टल पर तो एक वेबसाइट डेवलप कर रखी है जिसका नाम है www.gst.government.in। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यस सर क्लियर। तो ये जीएसटी कॉमन पोर्टल हो गया। तो याद रखना जीएसटी के सारे काम ऑनलाइन हो गए पोर्टल के थ्रू, और पोर्टल की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? जीएसटी लिमिटेड। यस सर। अब ये जीएसटी की सफर है, ये जीएसटी की पूरी समरी है कि भाई साहब कब से स्टार्ट हुआ, कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंड किया गया, लॉ कौन से बने। तो इनको एक अपन सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी आप इसको छोड़ दीजिएगा मेरे कहने से। और अब बात करेंगे अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे यहाँ पर टॉपिक नंबर 23। यस सर। टॉपिक नंबर 23 पढ़ेंगे। तो 23 पढ़ना है अपन को, और एक टॉपिक नंबर 24 पढ़ना है, 23 पढ़ना है, और एक टॉपिक नंबर ये चेंज करना पड़ेगा, ये टॉपिक नंबर आपका 24 होगा, ये 23 नहीं है, टॉपिक नंबर 24 होगा। तो इस चैप्टर में मोटा मोटी सब कंप्लीट हो गया। 2 टॉपिक बचे हैं, 23 और 24, और ये दोनों टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अपन एक छोटा सा वीडियो बनाकर वो आपको मैं डाल दूंगा। ठीक है बेटा। तो चैप्टर 1 में मैंने 3 वीडियो बताए थे, और 3 वीडियो के अंदर मोटा मोटी सारे टॉपिक कवर हो गए, 22 टॉपिक कवर हो गए इसमें। 23 का टॉपिक और 24 का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के चैप्टर इन दोनों टॉपिक पर बेस करते हैं, इसलिए अपन इन दोनों टॉपिक को अलग से ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज अपन ने तकरीबन 22 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, 22 टॉपिक पूरी तरीके से अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, 22 टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए, यहाँ तक कि सारे टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब आप एक काम करना, जो 22 टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए उसको आप जरूर पढ़ना, और ये आप लोगों को पक्का समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने ईजी से ईजी तरीके से समझाने की आपको कोशिश भी करी है। और ये जो वीडियो मैं आपको जो कंटिन्यू देता जा रहा हूँ, ये रिवीजन क्लास का वीडियो है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसमें
आपका जो ओरिजिनल क्लास है उसका लुक नज़र आए, पूरी कोशिश करिए, ठीक है बेटा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी CA जो भी पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर बताइए आप, ठीक है। रिवीजन वीडियो है लेकिन आपकी एग्जाम की स्टडी में ये वीडियो बहुत हेल्प करेंगे आपको। ये वीडियो, ये जो मैंने ये नोट्स तैयार कर रखे हैं, ये बड़ी सिस्टमेटिक नोट्स हैं, ये सारे के सारे, ये बड़े ही सिस्टमेटिक नोट्स। आप जैसे आगे आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, सारे के सारे चैप्टर जो है वो सिस्टमेटिक बने हुए हैं। उल्टे सीधे तरीके से मैं नहीं पढ़ाता और मेरी आदत भी नहीं है, इसलिए आप ये वीडियो आप खुद भी देखिएगा और पूरा देखिएगा। ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट देखा उसके बाद वीडियो खत्म कर दिया, ऐसा नहीं, आप जरूर देखिए उसको। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें बहुत कुछ है। एग्जाम की जो रिवीजन क्लास होती है वो बहुत बढ़िया बनी हुई है, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को बताइए, फ्रेंड सर्कल को बताइए, और कोई CA कर रहा हो या CMA कर रहा हो या CS कर, उनको भी बताइए। ये रिवीजन क्लास जरूर है लेकिन ये एक तरीके ओरिजिनल क्लास के बराबर ही, उसके एटपार है और आपको बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। बाबू क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो और इतना ही नहीं, इस वीडियो को आप लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। पहले पूरा वीडियो देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए और फिर पता लगाइए कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और अगर वीडियो में कोई प्रकार की वीकनेस है, कोई प्रकार की कमजोरी, आप जरूर बताइए मेरे को, जिससे मैं इस वीडियो को और भी अच्छा बना सकूं आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। तो वीडियो को मैं अच्छा से अच्छा बनाऊं तो आप और भी कोई कमी हो तो जरूर बताइएगा मेरे को आप, ठीक है। और आप भी देखिए, सबको बताइएगा, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तभी आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए उसको। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।